नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज बातचीत एक बार फिर जाति आधारित जनगणना पर होगी, क्योंकि इसकी मांग अब बहुत ज़ोर शोर से बढ़ रही है और तमाम जो विपक्ष के दल हैं वो किसी भी राज्य में हों, कहीं पे भी हों, विपक्ष की मांग है कि जाति पर आधारित जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष इसके पक्ष में नहीं रहता है। ये सत्ता का प्रभाव है, या सत्ता की प्रकृति है, या उसका नेचर कह सकते हैं आपकी। जो भी सत्ता में होता है वो इस जनगणना का विरोध करता है, जो विपक्ष में होता है वो इसका समर्थन करता है। लेकिन इस बार ये मांग ज़्यादा ज़ोर शोर से इसलिए उठ रही है क्योंकि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के एक सहयोगी दल ने इसकी मांग की है और वहाँ के मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी ने मुलाकात भी की है और अपनी मांग दोहराई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार से बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं, मुख्य विपक्षी दल सहित और जो भी दल हैं, वो सारे दल इस मत के हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। तो इस बार ये सरकार के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो वहाँ पे भी यही स्थिति है, जाति जनगणना की मांग हो रही है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं परिप्रेक्ष्य में कि ये मसला क्यों इतना हो रहा है। बहुत पहले, आज़ादी के पहले से जनगणना का प्रचलन शुरू हुआ, लेकिन औपचारिक तौर पे 1931 में जनगणना शुरू हुई और हर 10-10 साल में ये जनगणना होती है। तो फिर 41 वाली में थोड़ा सा ढीला ढाला हुआ, टला हुआ। उसके बाद फिर 52 में जनगणना हुई और उस समय ये देखा गया कि किस किस आधार पे जनगणना की जाए। चर्चाएं वहाँ से शुरू हो गई थी कि जो ओबीसी है, जो SC STs हैं, या जो दूसरे लोग, क्या इनको अलग अलग करके सबकी जनगणना की जानी चाहिए। लेकिन इस पर विवाद हुआ और सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, इस पर सहमति नहीं बनी। रादर थोड़ा और पीछे चलें तो जितने भी आज़ादी के नेता थे, चाहे वो गांधी जी रहे हों, अम्बेडकर जी हों, या और दूसरे बड़े नेता हों, वो कभी नहीं चाहते थे कि जाति आधारित कोई जनगणना हो। इवन गांधी जी ने और उस समय की कांग्रेस पार्टी ने तो जाति जनगणना विरोधी दिवस तक मनाया था। तो ये भी इतिहास के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और 1980 में BP मंडल कमेटी की एक रिपोर्ट आती है। 1978 में बनाई गई और उसके बाद ये रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो OBC है उनको नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन देना चाहिए 27% का। लेकिन ये खबर सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गई, कुछ हुआ नहीं, गाड़ी आगे बढ़ती रही। उसके बाद जब VP सिंह का दौर आया तब उन्होंने इस बात को कहा और एक दिन अचानक एक फैसला लिया कि हम OBC को रिजर्वेशन देंगे। तो BP मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें जो दो बातें कही गई थी कि नौकरी और पढ़ाई लिखाई दोनों में होना चाहिए, उसमें से सिर्फ नौकरी के आरक्षण की बात उस समय लागू की गई और यह सिलसिला वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके बाद 2006 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने, उनके जो एक बड़े नेता थे अर्जुन सिंह, उन्होंने मशवरा दिया सोनिया गांधी को कि मंडल पार्ट 2 या मंडल 2.0 लागू करने का समय आ गया, क्योंकि उनकी सत्ताएं जो मध्य भारत है, उत्तर प्रदेश पहले ही जा चुके थे, मध्य प्रदेश में जा रहे थे, राजस्थान में जा रहे थे, तो फिर ये नौकरियों के साथ साथ बड़े जो संस्थान हैं शैक्षिक, उनमें भी लागू कर दिया गया। लेकिन अब इस समय जाति जनगणना की मांग क्यों हो रही? भाई सब कुछ तो हो गया था। अब इसलिए हो रही है कि अभी भी ये दावा किया जाता है कि बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो ठीक से लागू नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए जाति के आधार पर ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ कितने लोग हैं, किस समाज के लोग हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं और उनकी क्या आर्थिक और या सामाजिक तौर पे जिस तरीके की मदद की जाए। ध्यान रखिएगा कि जो रिजर्वेशन है या जो आरक्षण है, इसमें जाति के बजाय ये ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि आर्थिक आधार इसको रखा जाए। जो जनगणनाओं का आधार होता था वो सामाजिक और शैक्षिक आधार होता था। लेकिन आज की परिस्थिति में इसके सारे दल मांग कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये एक राजनीतिक मांग है या वाकई इस वक्त की ज़रूरत है कि लोगों की पहचान की जाए, कौन किस जाति से है, कितने संख्या में है, और उसके हिसाब से पॉलिसी बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इन्हीं सवालों को समझने के लिए हमारे साथ जो पैनल है उससे आपका परिचय करा दें। गुरु प्रकाश जी हमारे साथ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और वो अपने पक्ष रखेंगे। डॉक्टर सुहेली मेहता हमारे साथ हैं, जो जनता दल यूनाइटेड की नेता है, बिहार से हैं और इनकी पार्टी ने पहली बार ये मांग की है, जो कि सत्ताधारी दल की सहयोगी है। प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी हमारे साथ हैं,
पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इन विषयों पर तमाम बातचीत करते हैं। सतीश प्रकाश जी हमारे साथ हैं और सतीश के सिंह जी भी हैं। मैं जब भी पुकारूंगा तो नाम लेके अलग अलग पुकारूंगा जिससे कन्फ्यूजन ना हो। सतीश के जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रह चुके हैं, और एक और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बस इतनी सी इल्तजा है कि बातचीत करते हुए एक दूसरे का सम्मान बनाए रखें और अपनी अपनी बात रखें। समय हम लोग पर्याप्त रखते हैं, एक दूसरे की बात सुन के जवाब दें। गुरु प्रकाश जी, आवाज़ आ रही हो तो आपसे शुरू करना चाहूँगा कि अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई है, अब मुलाकात भी हो गई है, तो जाति जनगणना कराने में दिक्कत क्या है? आप लोग क्यों उससे इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं? नहीं, देखिए नीरज जी, ऐसा नहीं है। और आज जो चर्चा, आज जो संवाद हुआ है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही हेल्दी है। हर लोकतंत्र में चर्चा, संवाद, विमर्श बना रहे। और मुझे तो स्मरण आता है कि मॉनसून सत्र की शुरुआत में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई विपक्ष के जो सुझाव होते हैं वो सकारात्मक होते हैं। तो ये दर्शाता है कि चर्चा को लेकर के, हर प्रकार की चर्चा को लेकर के जो वर्तमान देश का नेतृत्व है वो सजग है और चाहता है कि चर्चा हो, चर्चा के द्वारा कोई समाधान निकले। जहां तक जाति जनगणना का विषय है, मैं आपके ओपनिंग प्रबोधन को सुन रहा था और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और देखिए, थोड़ा इतिहास में जाने की आवश्यकता है। 1950 के बाद एक काका कालेलकर कमीशन बना था, जिसको हम लोग फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कहते हैं। बीपी मंडल कमीशन की आपने चर्चा की, लेकिन आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि काका कालेलकर कमीशन के रिपोर्ट को, बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को समय रहते लागू नहीं किया गया? मुझे तो यह भी स्मरण आता है कि वीपी सिंह के समय में भी जो लागू हुआ था, तो उसमें बीपी मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन का विरोध कांग्रेस पार्टी ने सदन के पटल पे किया था। और जाति जनगणना एकमात्र ऐसा मापदंड कतई नहीं हो सकता है कि भाई किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी सरकार के सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का। जहां तक सामाजिक न्याय की बात है, आज हमने देखा कि जो डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी से मिला है, उसमें दुर्भाग्यपूर्ण एक बात थी कि कोई भी महिला नहीं थी। और सामाजिक न्याय की परिभाषा, जितनी मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में मैं समझता हूं कि सभी वर्गों का, सभी क्षेत्र से आने वाले लोगों का, सभी लिंग का उचित सम्मान हो, शासन प्रशासन में भागीदारी हो। और हमने देखा है, अभी नीट के माध्यम से हो या पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के माध्यम से हो, इस देश में पिछड़ा होना क्या है ये प्रधानमंत्री जी से बेहतर कौन जानता है। पिछड़े समाज में पैदा हुए, गरीबी उन्होंने करीब से देखी, पिछड़ा होने का दंश उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। पिछड़ा होने का दंश नीरज जी उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। इसीलिए पिछले 7 वर्षों में जब जब उन्होंने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हमारी हर एक नीति, हमारा हर एक वेलफेयर प्रोग्राम जो भी किया गया है, तो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रख के किया गया है। हम अंत्योदय में मानने वाले लोग हैं, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी लिंग का हो। इससे तो कोई इस पे तो हमारा डिस्प्यूट ही नहीं। मैं अपना सवाल दोबारा आपसे पूछता हूँ कि जाति जनगणना में दिक्कत क्या है? आप खुद ही कह रहे हैं कि काका कालेलकर की समिति जो 1952 में रिपोर्ट दे रही थी, 53 में उन्होंने रिपोर्ट दिया, मानी नहीं गई। कांग्रेस ने 2011 में जो सेंसस कराया, छिपा लिया, बताया कि डेटा साइंटिफिक नहीं है। चिदम्बरम जी इसका विरोध कर रहे थे, बोला ये ठीक नहीं है। फिर जब आपकी सरकार आई तो आपने भी कहा कि साइंटिफिक डेटा नहीं है। सब ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है? क्यों नहीं कर लेते जाति जनगणना? नहीं, देखिए राजनीति में नीरज जी, ये हाँ या ना, दिक्कत क्या है, देखिए ये इवॉल्विंग सवाल है। ये सवाल एक इवॉल्विंग सवाल है और जाति का विषय कोई राजनीतिक विषय तो है नहीं। जाति एक सामाजिक विषय है, नहीं समाज का विषय है। नहीं गुरुप्रकाश जी, गुरुप्रकाश जी एक सेकंड सर, एक सेकंड। हम नहीं चाहते कि हमारी डिबेट में बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन रहे। मैं एकदम स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि जाति जनगणना न कराने के पीछे आपके तर्क क्या है? देखिए, जाति जनगणना ना हो, अभी इस पे कोई स्पष्ट रूप से तो बयान नहीं आया है। नित्यानंद राय जी ने, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने कहा कि भाई कस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन ये कहता है कि एससी और एसटी का एन्यूमरेशन हो। जाति जनगणना एक ऐसा विषय जिसपे अभी समाज में विमर्श चल रहा है, सरकार विचार कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने सारे जो भी स्टेक होल्डर हैं उनसे बुला करके आज चर्चा की है। तो कोई भी कंक्लूसिव बात कह देना कि हम उसके विरोध में हैं, आप मुझे बताइए कि किस नेता ने कहा है कि हम उसके विरोध में हैं? चर्चा चल रही है और ये पहली बार तो नहीं हो रहा है। जब भी 2001 की बात करिए, 2011 की बात करिए, 2021 की बात भी तो नहीं कह रहे हैं, उठता रहा है।
ये विषय उठता रहा है, लेकिन मैं ये विषय उठता रहा है, लेकिन हमारे कहने का ये अर्थ है नीरज जी, और मैं बहुत ही विनम्रता के साथ ये कहता हूं कि जाति जनगणना इकलौता मापदंड नहीं हो सकता है। इस देश के पिछड़े वर्गों को यदि शासन प्रशासन में किसी ने भागीदारी दी है, किसी ने उनके दर्द को समझा है, तो वर्तमान केंद्र की सरकार है, क्योंकि प्रधानमंत्री उसी जाति से आते हैं। और मैं बार बार ये बोलूंगा, क्योंकि उस पिछड़ा होने का दंश उन्होंने झेला है, और पिछड़े को केंद्र में रख के ही सारी नीति का निर्माण केंद्र सरकार कर रही है। गुरु प्रकाश जी प्लीज संक्षेप में जवाब। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि आपकी पार्टी पिछड़ों के लिए कुछ काम नहीं कर रही है, इस पे अभी इस पक्ष को छोड़ दीजिए, काम हो रहा नहीं हो रहा ये बात की बात है। आप कह रहे हैं कि इस पे स्पष्ट मना नहीं किया गया है, तो मैं ये मान लूं कि आप लोग का मन है कर देंगे, लेकिन आप विचार कर रहे हैं, तो और वो कौन से पहलू हैं जिस पे आप अभी विचार करें? जैसे मुझे कोई आइडिया अच्छा लगा तुरंत मैं हाँ कर दूंगा, लेकिन अगर मैं टाइम ले रहा हूं उसको हाँ करने में, इसका मतलब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ सवाल हैं जिनके हम जवाब चाहते हैं। वही मैं जानना चाहता हूं कि क्या संशय, दुविधा। देखिए नीरज जी, ये देश 135 करोड़ का देश है, सबकी अपनी आकांक्षाएं हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, सामाजिक आकांक्षाएं हैं, सब लोग स्टेक होल्डर हैं। 135 करोड़ लोगों ने हम लोगों को चुन करके भेजा है, तो सबसे राय मशवरा प्रकाश जी आप जवाब नहीं दे रहे मेरे सवाल का। ये तो हमारा दायित्व बनता है। अरे ये तो अब मैं आपके मन के मुताबिक जवाब नहीं, मन के मुताबिक क्या मतलब, ये आप थोड़ी ना निर्धारित करेंगे। नहीं गुरु प्रकाश जी मैं निर्धारित नहीं बता रहा हूं आपको। विचार जैसे कर रही है केंद्र सरकार, और विचार के बाद जो भी नतीजा आएगा हम सबके सामने आएगा। लेकिन तो मतलब मैं ये मान के चलूं कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है कि जाति जनगणना हो सकती है, ये तो मान सकता हूं। ये आपके ऊपर है तय करना, ये 50% में थोड़ी ना बोलेंगे अब, लेकिन सरकार सजग मतलब है, आप सरकार निश्चित रूप से कुछ भी खुल के बता रहे। अच्छा एक मिनट छोड़, सुहेली जी जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं? देखिए हमारी पार्टी की शुरू से ही मांग है। जिस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी अपनी राजनीति शुरू किए थे और पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले से भी इनकी ये मंशा है और इसी विचारधारा के साथ ये राज्य चला रहे हैं, न्याय के साथ विकास। और पूरा भारत जानता है कि एनडीए जो केंद्र में सरकार चल रही है, इनका भी यही है विचार, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सब पर सबका विश्वास। तो इसलिए हमें लगता है कि विचारधारा एक ही है कि हर व्यक्ति का विकास जो है वो न्याय के साथ होना चाहिए। इसलिए हमें पूरी उम्मीद भी है वर्तमान प्रधानमंत्री जी से कि वो पूरे देश के लिए ये जो जातिगत जनगणना है उसके लिए आदेश निश्चित रूप से जारी करेंगे। हो सकता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा होगा, कुछ होगा, क्योंकि पूरे देश को उनको चलाना है। इसलिए हम पॉजिटिव, बिल्कुल सकारात्मक विचार के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार के सभी दल के प्रतिनिधि मंडल के साथ वो मिले हैं, और उन्होंने कहा भी है, मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस मीडिया के सामने उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने मना नहीं किया है। इसलिए बिहार वासियों की खासकर उम्मीद जगी है कि निश्चित रूप से जातीय जनगणना के लिए आदेश। सुहेली जी मैं फिर से अपना सवाल दोहरा रहा हूँ, जाति जनगणना क्यों जरूरी है? प्रधानमंत्री जी मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या कहा है ये बात में, क्यों जरूरी है, मैं ये पूछ रहा हूँ। इसलिए जरूरी है, हम एक परिवार का ही उदाहरण आपको दे रहे हैं कि हम परिवार में सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं किसकी उम्र कितनी है, कौन किस पोजीशन में है, किसकी क्या जरूरतें हैं, किसको क्या पढ़ना है और किसको क्या खाना है, उसके अनुसार हम प्लानिंग करते हैं। उसी तरह एक राज्य को चलाने के लिए और देश को चलाने के लिए, उसकी पॉलिसी को निर्धारित करने के लिए, उसके लिए डिसीजन लेने के लिए आम जनता के, समाज के जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जो कहीं छूट नहीं जाए इस दुनिया के भीड़ में, इसलिए सबकी स्थिति को, सबके स्टेटस को जानना जरूरी है। इसलिए जातीय जनगणना जरूरी है, ताकि सभी के बारे में जानकारी मिले और उसके अनुसार, चाहे वो आरक्षण से जुड़ा मामला हो, चाहे उनको आर्थिक सहायता की जरूरत कहाँ पर है, चाहे उन्हें अभी भी तो सुहेली जी बीपीएल जो कार्ड बनता है, एपीएल कार्ड बनता है, इससे तो पता चल ही जाता है कि किस गांव में कहाँ कितने लोग आर्थिक रेखा से मजबूर हैं, उनकी जाति क्या है। अभी कोई पता करना मुश्किल है क्या? देखिए नहीं, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन एक खाका तो हमारा ये भी कहना है इस चीज पर कि जब जनगणना हो रही है,
सारे चीजों का कॉलम बना हुआ है। तो फिर एक जातीय कॉलम, जातीय जनगणना के लिए एक जाति के कॉलम से परहेज क्यों? आखिर SC ST की भी जो जनगणना होगी तो उसका भी तो यही कारण है ना कि SC ST की स्थिति जानना चाह रहे हैं। तो क्यों हम सिर्फ SC ST की स्थिति जाने, क्यों नहीं हम OBC की स्थिति जाने, क्यों नहीं हम फॉरवर्ड क्लास की स्थिति जाने? आखिर सबको न्याय की जरूरत है और इससे क्या तस्वीर उभर कर आएगा? मैं ये जानना चाहता हूँ सुहेली जी, आपकी न्याय की सरकार पिछले 15 सालों से बिहार में चल रही, हो सकता है और ज्यादा समय से चल रही हो। क्या सारे SC STs की जनसंख्या, जाति सब जानने के बाद आपने उनके साथ न्याय कर दिया? देखिए, जहां तक संभव हो पाया है हर चीज में न्याय के साथ विकास की परिभाषा ही नहीं दी जा रही है, बल्कि जमीन पर उतारा भी जा रहा है। चाहे वो महिलाओं का मामला हो, चाहे वो नहीं महिलाओं को बाद में, पहले बताइए कि वहाँ के सारे जो SC STs हैं सबका विकास हो गया है क्या? उनकी जनसंख्या में पिछले 40-50 साल से मालूम है? हमने एक उदाहरण के तौर पर महिला की बात कही आपसे, अति पिछड़ा के को लेके देख लीजिए, SC ST को देख लीजिए। अगर कर्पूरी ठाकुर का फार्मूला था उसको रद्द क्यों कर दिया? वो तो यही था, चलने देती उसको। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, SC ST की सब कुछ मालूम है, डिटेलिंग, उनका कितना विकास हो गया है? नहीं तो आपने देखा जान के और क्या विकास कर लेंगे आप? आपने देखा कि बिहार में अति पिछड़ा के प्रति कितना न्याय किया गया, इस चीज को बांटा गया कि कहां पर अति पिछड़ा मतलब एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास को कहां पर किस चीज की कमी है, इस चीज को तो मुख्यमंत्री ने बिल्कुल न्याय दिया है। और मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। SC ST का भरपूर विकास हो गया बिहार में। सतीश प्रकाश जी, सतीश के सिंह जी और हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूं मैं, एक एक करके आता हूँ। सतीश, बिहार की योजनाओं को देखिए। नहीं मैं देखूं क्या, मैं तो रोज अखबार पढ़ता हूँ, देखता हूँ, 40 साल से देख रहा हूँ विकास के लिए कि SC ST का कितना विकास इस देश में आप लोगों ने कर दिया है, सारे राजनीतिक दलों ने। कोई एक इसमें ऐसा नहीं कि बरी हो रहा है, सब। तो सतीश के सिंह जी सर, जातीय जनगणना से फायदे और नुकसान आपको लगता है हो जाएंगे? देखिए, राजनीतिक फायदे तो हो सकते हैं। दरअसल क्या है कि अंतर्द्वंद है कि हिंदुत्व के नाम पर आगे बढ़ा जाए कि मंडल पार्ट 2 या पार्ट 3 के नाम पर बढ़ा जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखिए तो जिस जनगणना की बात की जा रही है वो OBC जनगणना की बात की जा रही है, ये जाति गणना की बात नहीं की जा रही है। और नेता भी आपको अधिकतर वही दिखेंगे जो इसके अग्रणी हैं, वो OBC के डोमिनेंट कास्ट से आते हैं। तो एक तो ये अंतर विरोध है। अब मोदी जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो मंदिर मंडल मिला के कुछ मो मंडल या म मंडल लाते हैं, या फिर ये जो मंडलवादी ताकतें हैं वो अपना जमीन बचाना चाह रही हैं, तो वो फिर उसके फेर में आते हैं या नहीं आते हैं। जहां तक गुण और दोष की बात है, देखिए जाति की गणना आप जैसे बता रहे थे 2011 में हुआ। SC ST जो दलित हैं, जो हरिजन वर्ग है, उसका तो गणना पहले से ही होती आ रही है। आज कोई हरिजन और SC ST की बात नहीं कर रहा है, ये एक बड़ा ही दुखदायी विषय। हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, होने में कोई दिक्कत नहीं। शायद मैं समझता हूं कि शायद प्रधानमंत्री मोदी को अगर ये पॉलिटिकली सूट करता हो तो वो कर भी देंगे। अब हिंदुत्व से कितना अंतर विरोध है, एक हिंदू एक हिंदुत्व, हिंदू, यहाँ तो गिनती गिनने की बात हो रही कि धर्म के आधार पर ना, कि वहां तो CAA और क्या बोलते हैं NRC वाले सब बातचीत रही। तो इसके मेरिट और डिमेरिट दोनों है। अगर हो तो सर्वांगीण हो, समेकित हो, लेकिन सबसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई आपके राज्य में कितनी नौकरियां मिली, कितनी नौकरियां आपने सृजित की, क्या आपने किया। अब चूंकि आप फेल हो रहे हैं तो आप कहते हैं कि जी रिजर्वेशन दे दो। अच्छा है, संसद भी बड़ा सा बन रहा है, ज्यादा लोग बैठेंगे, लेकिन ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कुछ ना हो कि एक रिवर्स डोमिनेशन की स्थिति हो जाए। दूसरा कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाए। तीसरा कि जो मेरिट है उसको थोड़ा सा एक असहज हो जाए। तो राजनैतिक रूप से तो अब जो जिसको सहूलियत होगी वो देख रहा है, पॉलिटिकली तो ये मान लीजिए कि जिसको सूट करेगा वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मतलब राजनीतिक फायदा, कुल मिला के मुद्दा थोड़ा उलझा हुआ है। मुझे सीधा दिख रहा सर, राजनीतिक फायदा। सतीश प्रकाश जी, जिसको पॉलिटिकली सूट करे इसलिए होना चाहिए, या आपको लगता है जातीय जनगणना के कुछ और फायदे हैं? बताइए सर। देखिए सर,
इस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ है। इस देश में चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इस देश में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहते। बेसिकली कांग्रेस और बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर जातीय जनगणना के आंकड़े बाहर आते हैं तो इस देश में 85% वर्सेज आपका 15% की लड़ाई होगी। अभी सतीश जी ने कहा कि जो रिवर्स डोमिनेंसी की बात है, अगर 85% लोग अपने हक की बात करेंगे, इस देश के तमाम संसाधनों पे, आप राजनीति की बात क्यों करते हैं, तमाम क्षेत्रों में आप जन्म से लेकर के मृत्यु तक अपनी जाति पहचान बना करके रखते हैं, अपनी जातीय पहचान को उजागर करते हैं। अगर राजनीति में लोगों की जातीय पहचान उजागर हो जाएगी तो उससे लोगों को डरना नहीं चाहिए। देखिए, दो बातें मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली कारण क्या है कि 1931 के बाद से जातीय जनगणना के आंकड़े भारत सरकार के पास है। 2011 में जातीय जनगणना हो चुकी। आप मुझे बताइए कि भारत में जो जातीय जनगणना हो रही है, जिन संस्थानों से हो रही है, जो लोग कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने आपकी जातीय जनगणना के आंकड़े दिए। उन लोगों से जुटाए हुए आंकड़े, अगर वो आपको सूट कर रहे हैं तो आप उनको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो चूंकि आंकड़े जाति के हैं तो उनको आप लेकर के उनकी वैज्ञानिक सोच। सर लाभ बताइए, लाभ सतीश प्रकाश जी, लाभ बताइए जाति जनगणना के लाभ। लाभ ही बता रहा हूँ सर, लाभ ही बता रहा हूँ। बेसिकली बीजेपी जो है, देखिए आरएसएस की एक बड़ी पुराना सपना है और इस देश की एक न्याय व्यवस्था भी है जिसने समय समय पर आरक्षण को लेकर के बड़े सवाल उठाए हैं। बेसिकली आरएसएस हो या तमाम संस्थान हो, वो ये चाहते हैं कि आरक्षण का आधार जाति ना हो, कहीं ना कहीं वो आर्थिक आधार हो। और बीजेपी और आरएसएस ये जानबूझ करके उनको जातीय जनगणना के आंकड़े जारी ना करने पड़ जाए, सतीश जी, वो जातीय जनगणना। सतीश जी एक बात बताइए, एक बड़े छोटे छोटे जवाब। 2011 में तो नहीं थे सत्ता में ये लोग, तब तो जो छिपाई गई आंकड़े, तब कौन था आरएसएस था वहां पे? सर सुनिए, देखिए मैं यही कह रहा हूं कि जो सोच है, जो सामंतवादी सोच है, अभी राहुल गांधी जी ने कहा नहीं है कि इतने लोग आरएसएस के बीजेपी में काम नहीं करते जितने उसी सोच के लोग कांग्रेस के अंदर रहते हैं। उन्होंने खुद ये कहा कि जो आरएसएस सोच के लोग हैं वो बाहर चले जाए, तो ऐसे लोग कांग्रेस के अंदर। नहीं सर सुनिए ना, ऐसे लोग बीजेपी, अरे सुनिए ना सतीश प्रकाश जी, ये मंडल कमिटी, देखिए ये मैं इसीलिए इसको डीप डाउन रिसर्च करा के बात करना चाहता हूं। सर आपने कहा 85% का डोमिनेंस हो जाए तो इसमें क्या बुरा है रिवर्स का। क्या आपको लगता है 85% का डोमिनेंस बन रहा है वो एक साथ है? यादव जी चौधरी जी के साथ नहीं है, कुर्मी और यादवों का झगड़ा आपको पता ही होगा, यादव और दलितों का झगड़ा आपको पता होगा। आप कैसे मान सकते हैं कि ये सब एक पॉकेट में आ जाएंगे? इस सवाल को छोड़िए भी अगर आप, तो मैं तो जो सवाल सुहेली जी से पूछ रहा था कि हमें SC ST की जनसंख्या का मालूम है, उनका भला हुआ क्या? हम तो जानते हैं सब कुछ, बताइए। आपकी भी सरकार रही, मतलब बसपा की भी सरकार यूपी में थी, अखिलेश यादव की सरकार यूपी में थी, साउथ में कितनी सरकारें नहीं है, कहां SC ST सबसे ज्यादा चमक गए, मुझे बताइए सर आप जरा। नीरज जी देखिए, तमाम जो सामाजिक रूप से वीकर सेक्शन के आप सोशल मूवमेंट देखेंगे, उनकी तमाम लड़ाई जो है वो जाति को खत्म करने की है। हाँ। आज सिस्टम घूम गया है। आज जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जब उनके कहने से जाति तो खत्म नहीं हुई, लेकिन आज उनको लगता है कि जाति, अगर उनकी जातीय चेतना बन सकती है, सामाजिक चेतना बन सकती है, जाति उनकी ताकत बन सकती है और सत्ता हासिल हो सकती है। करने में क्या दिक्कत है? नहीं एक पिछड़े को अपनी आबादी का एहसास हो जाए, अपनी कोई दिक्कत नहीं सर इसमें, तो इसको डरना नहीं चाहिए। नहीं उसमें देखिए निचले वर्ग का विकास हो, इसमें किसी का कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन क्या इस जो तरीका मांगा जा रहा है ये सत्ता के लिए मांगा जा रहा है या अपलिफ्टमेंट के लिए मांगा जा रहा है? मैं इस क्वेश्चन पे लाना चाहता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? अच्छा मान लीजिए हो गई, हमको पता चल गया कि इतने ओबीसी हैं, तो उससे क्या नुकसान? और पॉलिसी बनाने में ईजी रहेगा, पता रहेगा कौन से गांव में कितने ओबीसी के लोग हैं, किस किस कैटेगरी के हैं, इसमें क्या दिक्कत? नीरज जी, सबसे पता नहीं क्या कि गांव में हैं, ओबीसी में भी यादव है, कितने पटेल है, कितने दूसरी जातियों के लोग हैं, क्या ये पता नहीं है? क्या दलितों की आबादी पता नहीं है? क्या अगड़ों में जो अलग अलग जातियां हैं उनकी आबादी पता नहीं है? क्या जातियों में भी जो उपजातियां हैं उनकी आबादी पता नहीं है? क्या? लेकिन इस सब के बावजूद, और ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक कार्यक्रम है दरअसल इस देश में, इसको थोड़ा समझिए, उसको कहते हुए, क्योंकि स्पष्ट तौर पर नहीं बोल पाते हैं। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के आगे जो मंडल
उसमें मैं कह दूं जो यादव डोमिनेंस वाली पार्टियां थी, उसमें उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी जो अखिलेश यादव चला रहे हैं, बिहार में लालू जी की पार्टी जो तेजस्वी चला रहे हैं, उनका प्रभुत्व लगभग खत्म होता है। और क्योंकि हम जब भारत में बात करते हैं तो इस तरह से कहा जाता है कि ब्राह्मणवादी या सामंतवादी लोग सब कुछ चला रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि पूरा का पूरा दक्षिण भारत वो ब्राह्मण या अगड़ा विरोध की राजनीति पर चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उत्तर भारत है वो पिछड़ा या दलित विरोध की राजनीति पर चल रहा है। ये बहुत कुछ से समझिए। यहाँ जब कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में 14% ब्राह्मण है, तो उसी ब्राह्मण ने भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह को अपना नेता मान लिया था। ये संदर्भ इसलिए दे रहा हूं कि अभी लेकिन इस सब के बावजूद मेरा ये मानना है कि आज जातीय जनगणना सबसे बड़ी जरूरत है। क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। मैं इसके पक्ष में इसलिए हूं कि मेरा ये मानना है कि जाति प्रमाण पत्र से लेकर आरक्षण तक, नौकरी से लेकर पढ़ाई तक, हर जगह इसकी जरूरत है। बेहतर होगा, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत एकदम जिसको कहते हैं ऐसे निर्णय किसी और सरकार ने नहीं लिए, मैं मानता हूं। उन्होंने जब अभी पहली बार ये हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मंत्रियों का अलग से सम्मान समारोह किया। जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो बताया गया कितने ओबीसी हैं, कितने अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं। और अगर वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रहे हैं तो मुझे इसमें कोई मुश्किल नहीं दिखती। हाँ, अगर जातीय जनगणना रोकी गई, जिसको बहुत अच्छा शायद सतीश जी ने कहा कि ध्यान से देखिए, तो उसमें जो डोमिनेंट कास्ट, कौन सी डोमिनेंट कास्ट, यानी यादव जाति के लोग, कुर्मी जाति के लोग हैं, दूसरी जातियों के नेता कहाँ है जो जातीय जनगणना की बात है। मुझे तो ये लगता है कि बहुत अच्छा होगा कि इस देश में हर कोई जाने, अपनी जाति जाने, लेकिन वो दूसरी जाति से विद्वेष की स्थिति न बने। सतीश प्रकाश ने जो 85-15 कहा, 85-15 भी क्यों? क्या आप ये मानते हैं कि ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, लाला या दूसरे अगले जाति वो सब एक साथ वोट करते हैं? क्या आप मानते हैं कि यादव, कुर्मी या दूसरे लोग एक साथ वोट करते? नहीं करते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि अपनी जातीय चेतना के साथ अलग अलग लोगों को लगता है कि ये पार्टी करती है। उत्तर प्रदेश में 2014, 17 और 19 में वो करके दिखाया जिससे जातीय आधार पर तैयार पार्टियां हिल गई। उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो उनको लगता है कि जातीय जनगणना का शिगुफा नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं मानेगी तो हम भाजपा और संघ पर हमला कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि संघ, भाजपा और नरेंद्र मोदी को इससे बाहर आना चाहिए। हिंदुत्व की राजनीति के लिए बिल्कुल बेहतर होगा, राष्ट्रीय विमर्श की राजनीति के लिए बिल्कुल बेहतर होगा कि हर जाति उपजाति वाले को पता हो कि कौन कितना है, दूसरा किसकी क्या स्थिति है, संक्षेप में आधार पर उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सतीश जी। नहीं, देखिए मैं सर एक मिनट, सतीश के सिंह जी, सतीश प्रकाश जी, एक सेकंड, सतीश के सिंह जी के पास, फिर आपके पास आता हूँ। सतीश के सिंह जी। सर देखिए, वो मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। बस इतना ही कहना चाह रहा था कि देखिए, आज के डेट में क्या हो नीरज जी, आप इकोनॉमिक जनगणना बढ़िया से करा लो ना, खूब बढ़िया से करा लो, और जात को एकदम डाइल्यूट कर दो, खत्म कर दो, इससे बढ़िया देश के लिए कुछ नहीं। सर उससे कुछ नहीं इसका होगा। मतलब ये मत कहना कि रिजर्वेशन हम स्पेस में दे दें और बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी वाले चीजों में दे दें, वहां तो नहीं आप दे सकते, देना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि देखिए, राजनीति विशुद्ध है। रीजनल पार्टी और जो जातिवादी पार्टियां हैं या फिर पारिवारिक पार्टियां हैं, उसका सिर्फ आधार जाति रही और ओबीसी। ओबीसी का राज है इस देश में इस वक्त, आप इस चीज को समझ लीजिए। तो उसको तोड़ने के लिए मुझे लगता है कि हिंदुत्व थोड़ा सा डाइल्यूट जरूर होगा। मोदी जो है मोटे तौर पर ओबीसी से ही आते हैं, वो ये वाला खेल सकते हैं, क्योंकि रीजनल पार्टीज को प्रादेशिक चुनावों में वोट ज्यादा मिलते हैं, लेकिन जो नॉन यादव डोमिनेटेड कास्ट वोट्स हैं वो नेशनल लेवल पर भी और रीजनल में भी आप देखें तो बीजेपी को बहुत मिलते हैं इवन। तो आप ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना इस लिहाज से फायदेमंद हो सकती है कि राजनीतिक तौर पे फायदा उसका सारे दल मिलकर उठा सकते हैं, लेकिन एक बात आप सर अपने इस स्टेट में अपने एक डायलॉग को आप डाइल्यूट कर रहे हैं कि कैपिटल फ्लाइट हो सकता है, उस पर भी आगे चर्चा बढ़ाएंगे। लेकिन सतीश प्रकाश जी, यही आप लोग चाहते हैं क्या, सत्ता का संघर्ष हो जाति संचेतना के साथ? देखिए नीरज जी, बीजेपी का एक सपना है, आरएसएस का सपना है, हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता।
आरक्षण एक लड़ाई है। आरक्षण का आधार जाति नहीं होना चाहिए, आरक्षण का आधार आर्थिक आधार हो। अभी बीजेपी यही चाहती है इस देश में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी ना करने पड़े, जातीय जनगणना के ऊपर चर्चा कराओ, और जब जातीय जनगणना कराओ तो जाति की जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना भी करा लीजिए। उससे क्या फायदा होगा? सर्वे भी करा लीजिए। सुनिए 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 सुनिए, मैं कुछ बातें तो कह दूं ना सर, मैं कोई कहने दूं ना। अभी आपने कहा, हर्षवर्धन जी ने कहा कि कल्याण सिंह जी को पिछड़े थे और बीजेपी ने, बड़े हिंदुओं ने उनको स्वीकारा। आपको हर्षवर्धन जी, आज कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। कल्याण सिंह जी जब तक हिंदू बन करके बीजेपी के लिए काम करते रहे तब तक कल्याण सिंह जी को बीजेपी ने स्वीकार करा, और यही कल्याण सिंह जी जब ओबीसी वर्ग के हित की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, तो किस तरीके से इस बीजेपी में कल्याण सिंह जी को अलग थलग किया गया ये हम भी जानते हैं। उमा भारती जब तक हिंदू बनकर के बात नहीं, ये एक मिनट, कल्याण सिंह वाला क्या डिस्प्यूट आप कर रहे हैं? ऐसा कब कल्याण सिंह ने राजनीति शुरू की थी कि वो लोधों की राजनीति करने लगे थे? ये कब किया उन्होंने? नहीं किया, कल्याण सिंह ने कभी जातीय राजनीति कब किया उन्होंने? कल्याण सिंह को बाद में लोगों ने जाना कि वो लोध नेता के तौर पर है, ये अभी लोगों ने जाना। इस देश में देश के प्रधानमंत्री ने बाकायदा अपनी जाति का खुलासा किया। नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक मंच के ऊपर पहली बार हुआ, आजादी के बाद देश में पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री अपनी जाति बता रहे हैं और जाति के आधार पर वोट मांग रहे हैं। ये भी देश में हुआ। अगर कोई वीकर सेक्शन का व्यक्ति है उसको राइट नहीं मिले, सवाल है ना, आरक्षण होने के बावजूद भी अगर वो आगे नहीं बढ़ा है तो ये सवाल है ना। और देखिए सुनिए, आरक्षण से डरने की बात नहीं है। इस देश में आरक्षण सबसे सशक्तिकरण का सबसे मजबूत हथियार बना, और आरक्षण कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है। नहीं, क्या कैसे बताइए ना सर। आरक्षण, एक मिनट सतीश प्रकाश जी, कितने सारे कॉलेजेस में, कितनी जगहों पे सीटें खाली पड़ी हैं, कहाँ आरक्षण का पालन हो रहा है? मैंने वही सवाल पूछा था ना कि SC ST का विकास हो गया है, बागों में बाहर आ गई क्या बिहार में? सोहेली जी ने बताया नहीं। पासवान जी आप बता दीजिए। देखिए सर नहीं, सतीश जी देखिए, मैं अभी बहुत लाइट क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, मैं बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप सारे लोगों से। इस देश में जो भी सत्ताधारी रहा हो, इर्रेस्पेक्टिव वो किस पार्टी का हो, उसकी क्या दिलचस्पी है कि उस व्यक्ति को जो पायदान पे नीचे है उसको ऊपर लाएं? ये राजनीति के आरक्षण का झुंझुना, जाति जनगणना का झुंझुना, ये सब सत्ता पाने के टूल हैं। कोई मेहनत करके उनको लाना चाहता है ऊपर, किसको नहीं मालूम किस गांव में कितने ओबीसी रहते हैं, कितने दलित रहते हैं। अब आप फर्जी एक जाति जनगणना करा लेंगे, उससे क्या हो जाएगा? आपने बताइए ना SC ST क्या कर लिया? गुरुप्रकाश जी आप बताइए। नहीं, देखिए नीरज जी, ये सामाजिक न्याय, आरक्षण, इस पे जो लोग प्रमाण पत्र बांट रहे हैं और अपना एक भी वाक्य बिना भारतीय जनता पार्टी के पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनका जो ऑब्सेशन है ये हम लोगों को समझ में आता है। देखिए, हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, आरक्षण की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, तो सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? सिर्फ मेरा भला हो, सिर्फ मेरे परिवार का भला हो। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां 90 के बाद सामाजिक न्याय के नाम पे शुरू हुई थी, वो चाहे सपा हो, चाहे राजद हो, चाहे बसपा हो, उन्होंने बात जमात से शुरू की, फिर बात ही एक जाति पे रुकी और अंततोगत्वा सिर्फ अपने कल्याण में लग गए। मैं तो एक और चीज बोलना चाहता हूं नीरज जी, कि जातीय जनगणना हो तो एक जनगणना ये भी करवा लेते हैं ना कि जितने क्षेत्रीय दल आज इसकी मांग कर रहे हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व में उसमें कितने जाति के लोग रहे हैं? सिर्फ एक ही जाति के लोग रहे हैं। एक पार्टी की सरकार होती है उत्तर प्रदेश में तो उनका जिला अध्यक्ष एक ही पार्टी का होगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एक ही पार्टी का होगा। क्या दूसरे जाति में पिछड़ापन नहीं है? क्या दूसरे लोगों में पिछड़ापन नहीं है? ये कौन होते हैं प्रमाण पत्र देने वाले, सामाजिक न्याय की बात करने वाले? भारतवर्ष के राजनीतिक इतिहास में पहली बार यदि कोई दलित व्यक्ति किसी राजनीतिक राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है तो स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण थे, और ये हमें प्रमाण पत्र देने वाले हैं। ओबीसी वर्ग से इतनी बड़ी संख्या में मंत्री बनना पहली बार भारत के राजनीतिक इतिहास में हुआ है, और ये प्रमाण पत्र देने वाले होते हैं। सबसे बड़ी संख्या में दलित ओबीसी सांसद विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, अब ये हमें प्रमाण पत्र देने वाले होते हैं। हम जानते हैं ये बात। नहीं नीरज जी आप उनको बोलने का बहुत मौका दे रहे हैं, थोड़ा सुनिए भाई। बताइए नीरज जी, हम तब से भाषण सुन रहे हैं,
तब से हम भाषण सुन रहे हैं, ये सामाजिक न्याय का झंडा उठा रहे हैं, आरक्षण का झंडा उठा रहे हैं। ये तो वैचारिक दोहरापन है ना, ये तो दोहरे मापदंड है ना। जब बसपा की सरकार होती है तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एक ही जाति का होगा, सरकार में एक ही जाति के लोग होंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो एक ही जाति के लोग रहेंगे। संख्या भारी, आप बताइए ना, बाल में पिछड़ापन नहीं है, ये तो फार्मूला दिया गया है। नहीं, आप मुझे बताइए, क्या सामान्य वर्ग में पिछड़ापन नहीं है क्या? अब सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से चुनौती का सामना कर रहा है उसकी चिंता अब हुई जाकर के, पिछड़े वर्ग में जो चुनौती का सामना कर रहा है उसकी चिंता अब हुई जाकर के। पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने में इतना समय लग गया, नीट में आरक्षण देने में इतना समय लग गया, 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। गुरुप्रकाश जी, अब आप जोश में आके बोल रहे हैं। अभी आप भी कह रहे थे कि हमने मना थोड़ी किया जाति जनगणना, 50-50 कुछ भी हो सकता है, हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जो सवाल आप हमसे कह रहे हैं या जनता को बता रहे हैं, वो सवाल मेरा है आप लोगों से पलट के, जो मैंने कहा कि ना राजनीति करने के लिए हम तो सवाल का जवाब इस जनगणना के पक्षधर खड़े हैं। आपने बहुत सही बात कही कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी है तो उसमें घर के 3 दर्जन आदमी विधायक, सांसद, जिला परिषद अध्यक्ष, फलाना ढिमकाना बनेंगे और कोई नहीं दिखता है। नीतीश जी क्यों नहीं सत्ता छोड़ के दे देते किसी और को, लेकिन मैं ही सत्ता में रहूंगा। ये जो लालच, ये जो मोह है, इससे पहले निजात पाइए, फिर आप उद्धार पे आइएगा। नेताओं की यहाँ पे आप किसी पार्टी में देख लीजिए, साउथ में चले जाइए, वो डीएमके घर से छुटकारा नहीं मिल रहा है। आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, क्या डीएमके में, क्या समाजवादी पार्टी में, क्या बसपा में कोई और व्यक्ति नहीं है? एक ही व्यक्ति ने ठेका ले रखा है कि मैं ही सब जन कल्याण करूंगा। सवाल इस बात का, सतीश प्रकाश जी आप प्रोफेसर हैं, आप सोचिए कि सत्ता हासिल करना एक टूल हो सकता है, लेकिन उसके जरिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी सुहेली जी से फिर आपके पास आता हूं। सर सुहेली जी बताइए, सत्ता के लिए सिर्फ और कुछ मतलब नहीं इसका। और कांग्रेस, सुन लीजिए, कांग्रेस को बुलाया, वो आए नहीं, वो तो इस चर्चा में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि 2011 की जनसंख्या उन्होंने छिपा ली थी। वो क्यों छिपाई थी, इस पर भी एक बड़ा सवाल हो सकता है कि वो भी नहीं चाहते थे कि जनगणना हो। सुहेली जी देखिए, सत्ता की बात नहीं है, और ये बात तो सही है ना कि जाति जो है एक सामाजिक सत्य है, समाज का। हाँ, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और जिस तरह से अभी गुरु प्रकाश जी ने कहा कि एनडीए की सरकार ने ही ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, बल्कि अभी सभी राज्य में ओबीसी में और जातियों को शामिल करने की, प्रधानमंत्री जी खुद गांधी मैदान में कहते हैं कि हम ओबीसी के हैं। अभी मंत्रिमंडल में लोग शामिल हुए तो वो ओबीसी के हैं। तो आखिर जाति का महत्व है, तभी तो इन सब चीजों को लाया गया बीच में। तो हमारा यही कहना है कि अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से फायदा क्या है, तो अगर जातीय जनगणना हो जाता है तो दिक्कत क्या है इसमें? सही स्थिति पता चले। दिक्कत क्या है? अब इस सवाल पे बात होगी, जातीय जनगणना से दिक्कत क्या है? अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे सतीश सिंह जी, इन्होंने कहा कि आरक्षण में और मेरिट की बात ये कह रहे थे। हाँ। तो अभी आपने देखा कि अभी बीपीएससी के एग्जाम में जो रूल हो गए हैं उसमें ओबीसी के छात्र ज्यादा नंबर लाए, तब वो कमीशन को पास किए हैं, और जनरल सेक्शन के लड़के थे वो कम में ही हो गए हैं क्वालिफाई। तो ऐसा नहीं है कि मेरिट के लिए है, ये न मेरिट की बात है यहाँ, और न ये एक आर्थिक संरक्षण की बात है। आरक्षण प्रतिनिधित्व का मसला है कि हर जाति के लोगों में से, हर जाति में से प्रतिनिधित्व हो। तो वही बात तो हो गई ना, मेरिट खत्म, फिर तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सिंपल सा फार्मूला है, उसको आप घुमा फिरा के क्यों बता रही हैं? एक मिनट सुन लिया जाए। हाँ। लेकिन कुछ लोग जो भ्रम में रहते हैं कि आरक्षण का मतलब है कि कमजोर लोग आ जाएंगे और ज्यादा जो ब्रिलियंट लोग हैं वो पीछे चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। दिमाग का जाति से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, बस मौका मिलने की बात होती है। ये बात सबको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। ये एक बात आपने सही कही। कहना है कि अपनी मानसिकता, सुनिए ना सुहेली जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आरक्षण के जरिए आप किसी को ऊपर लाते हैं, वो एक तरीका है जिसका मैं भी समर्थन करता हूं कि किसी की मदद जब आप करते हैं, क्योंकि दो आदमी बराबरी में नहीं खड़े हैं तो एक को आप प्रिविलेज देते हैं, मैं इसका सपोर्ट करता हूं कि वो प्रिविलेज से ऊपर आता है, फिर आप जब वो एक बराबर हो जाता है। तमिलनाडु का उदाहरण है, वहां के जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके परसेंटेज आप देखिए, जनरल से ऊपर उनकी मेरिट जाती है। बहुत अच्छी बात है, परिवर्तन हुआ। लेकिन क्या वो इस स्थिति में है कि वो आरक्षण छोड़ दें?
आईएएस की परीक्षा में बहुत सारे लोग आईएएस घरों के हैं, क्या वो छोड़ने के लिए तैयार हैं? नहीं ना, क्योंकि फिर वो आपके दिमाग में घर कर जाता है। सतीश प्रकाश जी। नहीं, देखिए नीरज जी, झगड़ा यहीं से है। सवाल यही है कि आरक्षण का आधार जाति ना हो, आरक्षण का आधार अर्थ हो, और आरक्षण को सामाजिक न्याय का जो सशक्तिकरण का जो साधन है उसको गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना के रखो। अभी गुरु प्रकाश जी ने एक बात कही कि अगर आपको ओबीसी के आरक्षण, आबादी के आरक्षण की बात लेकर के, जिस बात को लेकर के चिंतित है, मुझे एक बात बताइए, ईडब्ल्यूएस को आपने आरक्षण दिया, गरीबों को आपने आरक्षण दिया? भारत सरकार के पास कोई सर्वे है? भारत सरकार ने कोई आर्थिक सर्वे कराया कि 10% जो आबादी सामान्य जाति के जो लोग हैं वो गरीब है? आपके पास सर्वे है? ये सवाल हम नहीं पूछ सकते। इस देश की न्याय व्यवस्था जो 27% आरक्षण के ऊपर कुंडली लेकर के बैठी है कि 50% की आप लिमिट से क्रॉस कर नहीं देंगे, इस देश में हुआ सवाल? पूछा किसी ने सवाल? इस देश की न्याय व्यवस्था ने सवाल पूछा कि अगर 10% लोगों को आरक्षण देने से 50% की अगर लिमिट क्रॉस होती है तो तब ये सवाल नहीं पूछा गया ना। ये सवाल तब पूछा जाता है कि जब कोई राज्य जो है वो ओबीसी को अपनी जाति के आरक्षण मांगता है। दूसरी बात, अभी गुरु प्रकाश जी आपने कहा कि आपने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बनाया। अगर बीजेपी ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बनाया तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को राज्य आयोग आपने बनाया ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, सरकार से पूछा कि जब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग आपने बना दिया तो केंद्र सरकार का राइट है ना कि कौन पिछड़ी जाति होगा या कौन पिछड़ी जाति नहीं होगा। लेकिन आप पिछड़ियों से इतना सिर्फ पिछड़ों की वोट चाहते हैं ना, ये अधिकार आप देना नहीं चाहते, आप समाज में शामिल नहीं होना चाहते। आपने ये काम राज्य को दे दिया क्योंकि राज्यों में झगड़ा होगा ना। मेरा मानना यह है नीरज जी कि अब ये समय आ गया है जब आपको राजनीतिक सहभागिता देनी पड़ेगी। इस देश में आरक्षण के पद हो या इस देश में जो शैक्षिक संस्थान है वहां पद इसलिए खाली है क्योंकि जो राजनीति में है, जो सत्ता में है, वहां पिछड़ों का जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जब तक उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा आरक्षण भी कोई आधार नहीं बन सकता, ये सर्वे नहीं बन सकता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जातीय जनगणना के आंकड़े जारी हो जाए, जातीय जनगणना मत कराओ, जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करो। अगर मोदी जी जनगणना होगी तभी तो आंकड़े आएंगे सर जी, जनगणना होगी तभी तो आंकड़े आएंगे। सर रुकिए सर, एक ब्रेक लेना। सतीश जी बहुत लंबा हो गया सर, बहुत लंबा हो गया। मैं इस बहस को एक ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। सतीश जी मूल सवाल पे लौटते हैं। देखिए जाति जनगणना हो या न हो आप लोग तय कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एक सवाल है मेरा जो मैं हर्षवर्धन और सतीश जी से पूछूंगा कि सरकारें जब अकुशल हो जाती हैं, अक्षम हो जाती हैं, काम नहीं कर पाती हैं या जो उन्होंने प्रॉमिस किया था जस्टिस का नहीं दे पाई, तो एक नया शगुफा लेके आती हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों के लिए कह रहा हूँ कि चलो एक और नया क्या कहते हैं उसको, हम लोगों के मार्केट टर्म में एक नया हुक क्रिएट किया जाए, अब जाति जनगणना के आधार पर पॉलिटिक्स करेंगे। जवाब देना ये कि 1952 से लेकर के आज तक सरकारों ने SC ST जिनकी जनसंख्या आपको मालूम थी उनका कितना विकास किया आपने, बताइए। इस सवाल का जवाब ब्रेक के बाद लेंगे। स्वागत है एक बार फिर से। और आज बातचीत हो रही है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। खासतौर पे ओबीसी की जो राजनीति वाले लोग हैं वो इसकी बहुत जोर शोर से मांग कर रहे हैं। तो ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल रखा था हर्षवर्धन और सतीश के सिंह जी के लिए था ये कि सरकारें काम नहीं करती हैं, अकुशलता दिखाई उन्होंने, तो एक नया टंटा कि चलिए एक जनगणना कराई जाए। हर्षवर्धन जी पहले आप बताइए, इसके सिवा तो मुझे कुछ नहीं दिखता है। नियत भला करने की नहीं लगती मुझे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है जो आपने अभी पूछ लिया। और मैंने जब अपनी शुरुआती टिप्पणी कही थी तो उसमें एक बात कही थी कि भाजपा और नरेंद्र मोदी की राजनीति का तो नहीं खोज पा रही है मंडल के दौरान एक एक जाति को लेकर पूरे पिछड़े वर्ग की ठेकेदारी लेने वाली पार्टियां। और इसीलिए, और देखिए जब हम ये कहते हैं ना कि सरकारें अकुशल है, सरकारें अक्षम है, तो जब सरकार योजना बनाती है वो सब तक अगर पहुंचाने में सक्षम होने लगती है तो उन जातियों को समस्या होने लगेगी जिनका डोमिनेंस होगा। अब उनको एक समय में कहा जाता था कि वो सब ब्राह्मणवादी है, उसमें ब्राह्मण राजपूत या जो भी जोड़ लिए जाते थे।
अब अलग अलग जो दलित और पिछड़ों में जो जातियां हैं वो भी ब्राह्मणवादी हो गई। एक एक परिवार में प्रधान से लेकर और 3-3 4-4 सांसद और घर परिवार में सब कुछ, ये असली संकट है। क्योंकि सारा कुछ जो तय करेंगे वो हम तय करेंगे। अगर जाति में भी पिछड़ों की ठेकेदारी एक जाति को मिल जाए, दलितों की ठेकेदारी एक जाति को मिल जाए, ये खतरनाक है। जैसे आप कहते हैं ना ब्राह्मणवादी व्यवस्था, कोई ब्राह्मण होना ब्राह्मणवादी व्यवस्था बन रही है। किसी भी जाति के जो ब्राह्मणवादी तत्व है, अगर आप उसको उस तरह से मानते हैं, हालांकि इस टेक्नोलॉजी को ठीक नहीं मानता। और अगर भी आप देखें तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर क्या किया, 3-4 छोटी छोटी बातें हैं। जब आप कहते हैं कि रसोई गैस ले जाकर दिया, तो उन्हीं लोगों को दिया जिनको इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर और मनमोहन सिंह तक कहते रहे गरीबी हटाओ सबको देंगे, कहां मिल पाया, जिसके लिए नेशनल एडवाइजरी कमेटी तक बनी। जब हम कहते हैं कि पिछड़ों में प्रतिनिधित्व होने लगा, तो कहते हैं कि जाति क्यों बता रही भारतीय जनता पार्टी, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव से बड़ी बड़ी पार्टियां वो जाति कह के बनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई पिछड़ा प्रधानमंत्री है, ये पच नहीं रहा है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को जो हिंदुत्व विमर्श है, उसमें ये सोचना पड़ेगा कि इस ढंग से काम नहीं चल सकता कि आप जातियों की जनगणना आप सोचते हैं कि हिंदुत्व वाले विमर्श में गड़बड़ हो जाएगी। मैं मानता हूं कि अगर ठीक से सभी जातियों का हर तरह का आंकड़ा सामने आया तो ये हिंदुत्व के विमर्श को मजबूत करेगा और साथ में ये भी बताएगा कि अक्षम सरकारों ने कैसे जो जिसको हम पिछड़ी जातियां या दलित जातियां कहते हैं उनका नुकसान किया। सतीश के सिंह जी, इस बात का खुलासा होना चाहिए कि जो तमाम जातियां हैं जो पीछे रह गई विकास की इस दौड़ में और जिसके लिए सरकारें दोषी हैं, उन्होंने उनको आगे बढ़ाने के लिए वो मनोदशा के साथ या उस मंशा के साथ या उस जिजीविशा के साथ काम नहीं किया। तो जातीय जनगणना में एक बार ये भी खुलासा होना चाहिए कि जाटो जाति के कितने लोग पिछड़ गए मायावती जी के रहते हुए, कुर्मी लोग कितने पीछे रह गए नीतीश कुमार के रहते हुए, यादव कितने पिछड़ गए अभी भी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के रहते हुए। तो इसमें क्या दिक्कत है? या ब्राह्मण कितने पिछड़ गए जैसा कि सतीश जी दावा करते हैं भाजपा के रहते, सब पता चलना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, दिक्कत की बात नहीं है, आप गिन लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए, तो उससे क्या उनकी स्थिति सुधर जाएगी। सुधरने की बात अगर हम कहें तो ये जनधन से सुधरता है, सिलेंडर से सुधरता है, क्या कहते हैं आपको बीपीएल कार्ड से सुधरता है। वो भी तो एक प्रकार का एक रिजर्वेशन है ना गरीबों को, या नहीं है? उस पर किसको आपत्ति है? दरअसल राजनैतिक रूप से देखिए, जब भी सत्ता गड़बड़ाती है, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, तभी ये जो है ना रिजर्वेशन वाली चीज आती है। बीपी सिंह ने कब लागू किया था मंडल कमीशन, आप सबको मालूम है, अपनी सरकार बचाने के लिए किया था। इसी प्रकार से आप देखिए तो ऐसे ही होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, अपलिफ्ट करना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशल मोबिलिटी होना चाहिए, कोई नया रास्ता भी तो सोचो। क्योंकि अब क्या है कि आप पिछड़ते हैं तो आप बहुसंख्यकवाद, जिसको मैं कहता हूं टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, वैसी स्थिति नहीं पैदा हो। 21वीं सदी में आप सवाल पहले किए थे और बोला भी था आपने कि इस पर बात करेंगे, कि जब फ्लाइट ऑफ कैपिटल की हम बात, आपकी आर्थिक नीति क्या है? देखिए, आर्थिक नीति हमारी कब आई? 91 में, उसी दौरान मंडल आया, उसके जवाब में ये मंदिर आया। तो ये एक स्थिति पूरी बनती है, तो ये चक्र घूमता है। लेकिन अगर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, सुन लीजिए, नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो प्राइवेटाइजेशन पे है, सब कुछ बेचने की बात है, प्राइवेट हाथों में देने की बात है, एमएनसी को यहाँ खूब बुलाने की बात है, विदेशियों को बुलाने के बाद धंधा कौन करेगा, कैसे चलेगा? क्या ये डर नहीं है कि फ्लाइट ऑफ मेरिट और फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाएगा? आप संभाल पाएंगे? ये सारी चीजों को सोच करके पूरे समेकित ढंग से करना चाहिए। मैं बिल्कुल पक्षधर हूं कि गिन दिया जाए, आर्थिक आधार पर गिन दिया जाए और उसी हिसाब से सामाजिक और आर्थिक न्याय का ढांचा, ये बीजेपी भी यही कहती थी जब मंडल लगा था, इकोनॉमिक बेस। सर, आप पत्रकारिता के गुरु जी हैं सर, आप इतनी आदर्श वाली बातें करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को सूट नहीं करती हैं। पुरानी जो जातिगत चेतना है उसको जागृत करिए, उसको भड़काइए, तो सत्ता मिलेगी कि आप जनधन से सत्ता पाएंगे? सर मतलब आप सोचिए ना, इजी रास्ता हम लेंगे ना,
विकास का रास्ता बहुत कठिन रास्ता है, उसमें बड़ा वक्त लगता है चेतना जगाने में कि आपका भला क्या है। प्लाइट ऑफ कैपिटल बहुत लोग समझ भी नहीं पाएंगे, आपने अंग्रेजी में बोल दिया, मतलब तो लगातार जगाते रहिए, आदमी सोता रहता है। तो इसीलिए तो सर अब उसको खाली ये बता दीजिए कि आपकी जाति क्या, वो चत एकदम चैतन्य होकर जाके खड़ा हो जाता और ठप्पा लगा देता वोट का। तो सदियों से लग रहा है किसी का समेकित विकास करने का इरादा है क्या? गुरुप्रकाश जी, आपको जाना है, संक्षेप में बताइए। देखिए नीरज जी, विडंबना ये है कि चार्टर हवाई जहाज में प्राइवेट जेट से चलने वाले लोग, प्राइवेट जेट में अपना जन्मदिन मनाने वाले लोग जब बात करते हैं गरीबी हटाने की, तो उसमें बड़ा दुख होता है मुझे। मैं एक राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक में पढ़ रहा था और एक भाषण है उनका, बड़ा अच्छा भाषण है, पढ़ना चाहिए, जाति और योनि के दो कटघरे। उसमें उन्होंने कंक्लूड किया है ये कहते हुए कि आज जाति के विभत्स कटघरे को तोड़ने से बढ़कर कोई और पुण्य कार्य नहीं है। अभी सतीश कुमार सिंह जी कह रहे थे इस देश में आर्थिक छुआछूत थी 2014 से पहले। 42 करोड़ लोग किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उनका बैंक अकाउंट नहीं था, उनको ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर में लाया गया। 85 के दशक में प्रधानमंत्री कहते हैं हम 1 रुपए भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। आज 1 रुपए भेज रहे हैं 1 रुपए पहुंच रहा है। तो इसकी चिंता कोई नहीं करेगा, लेकिन समय समय पे ये जाति वाली अस्मिता वाला विषय आप उठाएंगे और उस पर राजनीति करेंगे, और वहां भी आपकी मंशा इम्प्योर है, वहां भी आपकी जो मंशा है वो अशुद्ध है। जाति के नाम पे सिर्फ मेरे परिवार का भला हो, आपके परिवारों पे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस चल रहा है। वो चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, लालू यादव जी हो, उन्होंने क्या कल्याण किया है? यादव में अन्य ओबीसी नहीं है क्या? केवट कहां जाएगा? मल्लाह कहां जाएगा? निषाद कहां जाएगा? दलितों में नहीं है क्या? दुसाद कहां जाएगा? वाल्मीकि कहां जाएगा? इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो देश के 135 करोड़ लोगों को साथ में लेकर के नई भारत की यात्रा, नई भारत की कहानी हमें कैसे लिखनी है, नई भारत को कैसे सुदृढ़ करना है, और सबको एक एक व्यक्ति को स्टेक होल्डर कैसे बनाना है। न्यू इंडिया स्टोरी में एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट शुड बी अ स्टेक होल्डर। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नीरज जी, सुहेली जी 30 सेकंड क्लोजिंग है, इससे ज्यादा मत बोलिएगा, अभी समय नहीं है बस। जी बिल्कुल, देखिए जातीय जनगणना बहुत जरूरत है आज की, और जातीय चेतना का ही ये परिणाम है कि आज हर तरह जाति चेतना क्यों होनी चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ या सती जी कुछ भी है, तो क्यों होना चाहिए जाति चेतना, बताइए ना। परिणाम है जाति चेतना क्यों अभिमान होना चाहिए भाई? क्या उससे क्या लाभ होता है आपको? जाति उसी चीज से तो हम लड़ रहे हैं समाज में, हम कह रहे हैं जाति चेतना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए सती जी, जाति चेतना क्यों होनी चाहिए? परिणाम है, और जातीय चेतना का ही परिणाम है कि आज लोग अधिकार मांग रहे हैं। जो अधिकार से वंचित रहते थे वो आज अधिकार मांग रहे हैं। हाँ, और हर लोगों आप विकास का अधिकार मांगिए, आप अपने हक का अधिकार मांगिए, लेकिन जाति चेतना का अधिकार मत मांगिए, उससे समाज और पीछे चला जाएगा। यही तो समस्या की जड़ है। पीछे नहीं चला जाएगा, जातीय चेतना आने से कोई चीज पीछे नहीं चला जाएगा, बल्कि पिछली पंक्ति के लोग आज जातीय चेतना के कारण ही, और आज सरकार की पॉलिसी के कारण ही, आरक्षण के कारण ही किसी मजदूरनी की बेटी भी आज पुलिस बन रही है, आज आईपीएस बन रही है। बिहार में ज्यादातर आप देखिएगा कि गरीब घर के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, दलित वर्ग के लोग आईएएस आईपीएस कंपीट कर रहे हैं। सिर्फ ये जातीय चेतना का ही परिणाम है। नहीं सुहेली जी, थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। ये उनके सामाजिक विकास के पहल के तहत उनको ये मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए। ये इसलिए नहीं कि उनको जाति चेतना बोध करा के गर्व महसूस कराया या उनको बड़ा ये किया, नहीं, ये मेरे ख्याल में शायद गलत इंटरप्रिटेशन है। सतीश प्रकाश जी लास्ट कमेंट है, समय खत्म हो रहा है। सतीश प्रकाश जी, सामाजिक विकास, समेकित विकास जो आखिरी पायदान पे है उसको ऊपर लाना महत्वपूर्ण है या जाति चेतना जगा देना महत्वपूर्ण है? नहीं, जातीय चेतना बहुत महत्वपूर्ण चीज है सर। कैसे? और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कैसे? ओबीसी हो या एससी वर्ग हो, उनके जातीय चेतना जागने से किसी अपर कास्ट की जातीय अवचेतन नहीं हो जाएगा। और देखिए सुनिए, ये बीजेपी कहीं भी जातीय जनगणना कराएगी, उसकी आर्थिक जनगणना कराएगी, जातीय जनगणना को छुपाने का यही एक तरीका है। 2022 से पहले और 2024 जातीय जनगणना भी अगर बीजेपी कराती है तो 2022 आपका आराम से निकल जाएगा उत्तर प्रदेश का चुनाव, और 2024 भी निकल जाएगा। और अगली सरकार ये तय करेगी, जैसा कांग्रेस ने, आपने जातीय जनगणना के आंकड़े छुपा के रखे हैं ना,
भारत सरकार कहे ना, मोदी जी कहे। जी सर, सतीश जी समय समाप्त हो रहा है। ये जातीय जनगणना के आंकड़े झूठे हैं, हम आपकी बात मान जाएंगे, क्या दिक्कत है? देखिए, जब जातीय जनगणना हो चुकी तो जातीय जनगणना सर ओपन करो। सतीश प्रकाश जी, समय समाप्त हो गया, मुझे शो तो खत्म करने दीजिए। अनंत काल तक ये चर्चा चलेगी। मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि जाति जनगणना का जो मकसद हमको दिखाई दे रहा है वो सिर्फ सत्ता हासिल करने का एक तरीका है। अगर विकास का तरीका है ये, नहीं सुनिए ना सर, अब समय खत्म हो गया सर, अब मेरा समय है। अरे सतीश प्रकाश जी, मुझे तो 30 सेकंड बोलने दीजिए। आप लोग 1 घंटे से इतना बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, 30 सेकंड हमको ही बोलने दीजिए सर। 30 सेकंड मुझे रैप करने दीजिए। जाति जनगणना का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक इसलिए लगता है कि मैं कह रहा हूं ना कि 22.5% जो जनगणना होती है उनका कितना विकास हुआ है, आईने में अपने अपने देखें। सारी पार्टियां, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि फलाने जी ने किया, ढमकाने जी ने नहीं किया, सब अपना चेहरा आईने में देखें कि उन्होंने उस 22.5% का कितना भला किया है। तब उनको समझ में आएगा कि वो क्या है, और देश के लोग भी समझें। जाति जनगणना का उद्देश्य अगर विकास है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि दिखता नहीं है। जनगणना आज भी है आपके पास, APL कार्ड है, BPL कार्ड है, आपको सब पता है कौन से गांव खेड़े में कौन से जाति के कितने लोग रहते हैं। एवरी डेटा इज अवेलेबल देयर फ्रीली। ये सिर्फ एक ड्रामा और नाटक है जो पॉलिटिकल है। VP सिंह ने भी मंडल कमंडल की राजनीति के बीच में अपनी एक राजनीति चलाई थी। ये देश याद रखिएगा बहुत ज़्यादा नैरेटिव स्वीकार नहीं करता इस तरीके के। और जो सतीश जी कह रहे हैं ना कि ये जो गैस और जनधन और दुकान मकान टॉयलेट ये सब बन रहे हैं ना, ये बदलते हैं जीवन को, ये चेतना नहीं बदलती है। माफ़ कीजिएगा, जिसको बुरा लगे लगे, मैं जाति चेतना का बहुत समर्थक नहीं हूँ, चाहे वो मेरी जाति हो या किसी और की हो, क्योंकि जाति चेतना से आपको कुछ नहीं मिलता है, विकास से आपको मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।